राज्य का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क हल्द्वानी में बनकर तैयार हो गया। हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता पार्क को विकसित करने में सफलता हासिल की है। उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग के हल्द्वानी में करीब 18 एकड़ जमीन पर इस पार्क को बनाया गया है, जिसमें 40 अलग अलग सेक्शन बनाए गए, जिसमें कुल 479 वनस्पति की प्रजातियां लगाई गई। विधिवत रूप से इस जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कर दिया है, जिसको जल्द आम जनता के लिए खोलने पर विचार किया जा रहा है। और क्या क्या खूबियां हैं इस बायोडायवर्सिटी पार्क की, इस पर उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र के निदेशक और मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी से बात की हमारे संवाददाता ने। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र में एक 18 एकड़ में एक बायोडायवर्सिटी पार्क का आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। और हम उसी पर बात करने के लिए वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड के मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं क्या क्या खूबियां हैं इस बायोडायवर्सिटी पार्क में। ये उत्तराखंड का मेरी जानकारी के अनुसार सबसे बड़ा एक बायोडायवर्सिटी पार्क है और ये लगभग 18 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार की 500 से अधिक वनस्पतियां संरक्षित की गई हैं, जिनमें अलग अलग तरह के वृक्ष प्रजातियां हैं, झाड़ी प्रजातियां हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, कैक्टस की प्रजातियां हैं, यहाँ तक कि हम लोगों ने आर्किड की भी कुछ प्रजातियों को यहाँ पे सफलतापूर्वक संरक्षित किया हुआ है। पाम की कई सारी प्रजातियां हैं। तो एक तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रजातियों की संख्या और विविधता है, और दूसरा इसमें हम लोगों ने प्रकृति से जुड़ी हुई अलग अलग थीम को लेके लगभग 45 सेक्शन डेवलप किए हैं, जिसमें प्रकृति का आध्यात्मिक पहलू, प्रकृति का धार्मिक पहलू, प्रकृति से जुड़ा हुआ जो विज्ञान है, प्रकृति से जुड़ी हुई जो एक ललित कलाएं हैं, और प्रकृति से जो मानव स्वास्थ्य की और मानव उपयोगिता की और चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनको हम लोगों ने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। इसमें हम लोगों ने एक सर्वधर्म वाटिका विकसित की है, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण धर्म है, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, उनसे जुड़ी हुई जो पवित्र प्रजातियां वृक्षों की, उनको हम लोगों ने दिखाया है। इन धर्मों की जो धार्मिक ग्रंथों में जो प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करने के बारे में जो उपदेश दिए गए हैं, कुरान में, बाइबल में, हिंदू धर्म ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहिब में, उन सबको हम लोगों ने जो है यहाँ पे प्रदर्शित किया है। एक हम लोगों ने बुद्ध वाटिका भी बनाई है। भगवान बुद्ध के जीवन में जो वृक्ष प्रजातियाँ जहाँ जहाँ जिस घटना के समय थी, उसको हम लोगों ने एक जोड़ने का प्रयास किया है। एक हम लोगों ने यहाँ पे रुद्राक्ष वाटिका विकसित की है। रुद्राक्ष का पेड़ बहुत पवित्र माना जाता है। एक हम लोगों ने हल्दू वाटिका विकसित की है, क्योंकि हल्द्वानी का नाम ही हल्दू के पेड़ के ऊपर पड़ा था और आजकल इसकी संख्या बड़ी कम हो गई है, तो एक हल्दू वाटिका विकसित की। एक हम लोगों ने अशोक वाटिका विकसित की है। सीता जी को अशोक वाटिका में रखा गया था, तो वहाँ जो भी वृक्ष थे, वनस्पतियाँ थीं, उनके हम लोगों ने रोपण किया है यहाँ पर। दूसरा जो है विज्ञान से जुड़ा हुआ जो पहलू प्रकृति का, उसको हम लोगों ने दिखाया है कि डायनासोर के समय किस तरह की वनस्पतियाँ होती थीं, उसको हम लोगों ने पूरा रिक्रिएट किया है। दूसरा हमने ये दिखाया है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो बर्ड्स होती हैं या मधुमक्खी होती हैं, वो किस तरीके से जो है नेचर को बनाए रखने में और ह्यूमन लाइफ को बचाए रखने में उनका क्या भूमिका होती है। और अभी जो कोरोना वायरस की समस्या आई है, तो हम लोगों ने इसका पूरा एक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास हम लोगों को बता रहे हैं कि ये किस तरीके से वायरस जो है जानवरों से आदमियों में आते रहे हैं। मैड काउ डिसीज़ से लेके, सार्स से लेके और एड्स तक जो है कैसे आते रहे हैं, और इसको रोकने के लिए किस तरीके से हमको प्रकृति का एक सम्मान करना सीखना होगा। इसी में हमने एक सॉइल म्यूजियम भी बनाया है, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य जो है हम सब लोगों के जीवन के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। मिट्टी ही सारे तरह के जीवन का आधार होता है। तो हमने उत्तराखंड में गर्म तराई के एरिया से लेके, मध्य हिमालयी क्षेत्रों से लेके और ऊपर बुग्याल के क्षेत्रों तक जितने भी तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उनको प्रदर्शित किया है। उनकी वैज्ञानिक जो गुण होते हैं, उनमें जिस तरह की प्रजातियाँ आती हैं, वो सारी चीज़ हम लोगों ने लोगों को बताने का प्रयास किया है। और मिट्टी का जो क्षरण होता है, उससे क्या नुकसान होते हैं, उसको कैसे रोका जाए, इसके बारे में बताने की कोशिश की हम लोगों ने। और वनों का, वृक्षों का पानी को संरक्षित करने में क्या रोल होता है, उसको भी हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। और तीसरा जो इसका हिस्सा है, वो है कि जो मानव जीवन के, मानव के स्वास्थ्य में जो इसका रोल होता है, उसको हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए कौन कौन सी मेडिसिनल हर्ब्स यूज़ होती हैं, उसको हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है, सिर से लेकर और पाँव तक।
तो ताकि लोगों में एक औषधीय जो हर्ब होती हैं उसको संरक्षित करने और उनका उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़े और लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहे। साथ ही वनों से जो और आम जीवन के उपयोग की चीज़ें प्राप्त होती हैं, विभिन्न प्रकार के औषधीय तेल या रंग या और भी गोंद, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो खाद्य पदार्थों में प्रयोग होते हैं, उनको हम लोगों ने प्रदर्शित किया है। फिर हम लोगों ने प्रकृति का एक जो कलात्मक रूप है उसको प्रदर्शित किया है। ग्राफिटी के माध्यम से, पेंटिंग्स के माध्यम से, ललित कलाओं के माध्यम से हम लोगों ने जड़ों से जो एक पेंटिंग बनती है, ड्रिफ्ट फ्रूट आर्ट, उसको प्रदर्शित किया है। कंकड़ से बनती पेबल आर्ट, उसको हम लोगों ने प्रदर्शित किया है। और अलग अलग जो कोनिफर ट्रीज़ होते हैं, जिन वृक्षों में कोन होता है हिमालयी क्षेत्रों में, उनके कोनों को इकट्ठा करके दिखाया है। वो बड़े सुंदर मतलब डिजाइन के हैं और उनसे जो कलाकृतियाँ बनी उनको प्रदर्शित किया है। तो संक्षेप में कहा जाए तो हर तरह के प्रकृति के पहलू को एक छूने का प्रयास किया गया है। सर, इससे पहले 1145 मेडिसिनल प्लांट की कंजर्वेशन यहाँ पर हुआ था, उसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताइए। वो जो रिपोर्ट हमने जारी की थी वो पूरे राज्य के बारे में थी, पूरे उत्तराखंड के राज्य के बारे में, जिसमें उच्च हिमालयी क्षेत्रों से लेकर मध्य हिमालयी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र शामिल थे। तो वो भी पहली बार एक संकलन तैयार किया गया था और उसमें हमने ये कोशिश की थी कि जितनी तरह की प्रजातियां संरक्षित हैं उनके बारे में जो भी वैज्ञानिक जानकारियां हैं, वैज्ञानिक आंकड़े हैं, उसको संरक्षित रखा जाए, उन प्रजातियों को भी संरक्षित रखा जाए, ताकि किसी भी वजह से अगर वो प्रजातियां कल को अपने प्राकृतिक वास स्थल से गायब हो जाएं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन की वजह से हों या अवैध दोहन की वजह से हों या अवैध कटान की वजह से हों या आग लगने से हों या खनन से हों, तो कम से कम उनके जीवित पौधों का एक संख्या हमारे पास सुरक्षित रहे, ताकि हम उनको दोबारा से जो है प्रकृति में दोबारा से इंट्रोड्यूस कर सकें और ऐसा ना हो कि वो अपने प्राकृतिक वासस्थल से ख़त्म हो तो फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। सर, इसके अलावा आपने बताया कि फ्यूचर में आप एक बटरफ्लाईज और जो हमारे जो मकड़ी वगैरह जो होती हैं उसको लेकर भी कुछ एक नई डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। देखिए, इस बायोडायवर्सिटी पार्क में इसको भविष्य में भी हमारी योजना है कि इसमें हम और ऐसे ऐसे सेक्शंस को जोड़ें जो लोगों के लिए बड़ा एक थोड़ा रोचक भी हो और लोगों की भावनाओं को भी टच करे और साथ में कंजर्वेशन के पर्पज़ को भी आगे बढ़ाए। तो एक हम इसमें बटरफ्लाई पार्क डेवलप करने का प्रयास करेंगे अभी, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रकृति के उपयोगी कीट होते हैं, तितलियाँ, भौरे, मकड़ियाँ या जुगनू हैं, उनके बारे में एक अध्ययन और संरक्षण का प्रयास होगा। और एक हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि एक भारत वाटिका डेवलप करें, जिसमें भारत के भिन्न भिन्न राज्यों के जो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 36 के करीब, इनमें जितनों के जो राज्य वृक्ष हैं उनको एक जगह पे जो है हम प्लांट करके एक राष्ट्रीय एकता का भी जो है संदेश दें। तो उसको भी हम लोग जो है विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो ये थे वन अनुसंधान केंद्र के निदेशक संजीव चतुर्वेदी जी। उन्होंने बताया कि किस तरह से 18 एकड़ में जो बायोडायवर्सिटी पार्क डेवलप किया गया है वो न सिर्फ जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनको एक नई तरह की जानकारी देगा, साथ ही जो उत्सुक लोग हैं पर्यावरण के बारे में जानने के लिए उनको भी इससे काफ़ी मदद मिलने वाली है। हल्द्वानी से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी।